नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास जो टॉपिक है, एक प्रश्न पत्र है। भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास या भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं इस नाम से भी जानते हैं। भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी चुनौतियाँ इस नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय शिक्षा के विकास के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें जो आज हम चर्चा करेंगे वो भारतीय शिक्षा आयोग की चर्चा करेंगे। 1882-83 इसका जो माना जाता है 1882 और 83 भारतीय शिक्षा आयोग। लॉर्ड कैनिंग को ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल एवं वायसराय नियुक्त किया गया और 1880 में लॉर्ड रिपन भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त किए गए। तो हमने पहले भी आपसे इस बारे में बताया है कि प्रत्येक 20 साल में एक आज्ञापत्र आता था और उस आज्ञापत्र के द्वारा भारत पे विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाकलाप अंग्रेजों के द्वारा किए जाते थे, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में। तो इससे पहले जो आज्ञापत्र आया था वो 1854 का वुड का घोषणा पत्र था। वो था 1854 से लेकर 20 साल यानी कि 74 तक एक नया आज्ञापत्र आ जाना चाहिए था। एक नया परिवर्तन, एक नया आयोग, एक नई समिति बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बन पाई। उसके पीछे का रीजन यही था कि 1857 में हमारी पहली असफल क्रांति हुई, जिसको अंग्रेजों द्वारा 1857 का विद्रोह कहा गया। तो 1857 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने हाथों में कर लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश काउंसिल का शासन भारत पर शुरू हो गया और वहाँ पर लोग मांग करने लगे, क्योंकि मिशनरियाँ भी मांग कर रही थी और भारत के लोग भी मांग कर रहे थे। मिशनरियों का जो वुड के घोषणा पत्र में मिशनरियों का एकाधिकार शिक्षा पर खत्म कर दिया गया था। उससे मिशनरियाँ वहाँ मांग कर रही थी कि हमको फिर से भारत में शिक्षा शुरू करने और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट दी जाए। और भारतीय भी मांग कर रहे थे कि वुड को घोषणा पत्र 1854 को आए, बहुत समय बीत गया है और नई शिक्षा नीति भारत के लिए बननी चाहिए, एक नई घोषणा होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो लॉर्ड रिपन जो 1880 में भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए, लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को वायसराय के 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। कब हुआ? 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन। एक कंफ्यूजन होती है बच्चों में, भारतीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से कंफ्यूजन होती है। तो भारतीय शिक्षा आयोग अलग है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग अलग है और भारतीय विश्वविद्यालय आयोग अलग है, विश्वविद्यालय आयोग अलग है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया और जो वायसराय था, वायसराय की तत्कालीन काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष बनाए गए। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो वायसराय के तत्कालीन काउंसिल के सदस्य थे, विलियम हंटर, ये इसके अध्यक्ष बनाए गए भारतीय शिक्षा आयोग के। इसलिए इसको हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आयोग के अध्यक्ष के नाम से भी आयोग को जाना गया है। इसको हंटर आयोग के, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चाहे हंटर आयोग हो चाहे भारतीय शिक्षा आयोग हो, एक ही है। और इस आयोग में कुल 20 सदस्य रखे गए थे और जिसमें से 7 भारतीय थे। पहली बार कोई आयोग बना था जिसमें भारतीयों को भी नेतृत्व दिया गया था। तो इस आयोग में पहली बार 7 भारतीय सदस्यों को
नेतृत्व दिया गया था, नियुक्त किया गया था, कमेटी में रखा गया था। और ये 770 पृष्ठों का एक बृहद दस्तावेज था। मार्च 1883 में इसको भारत सरकार को भेज दिया गया, इसकी रिपोर्ट को, इस आयोग की रिपोर्ट को। इसका जो कार्यक्षेत्र था जो इस आयोग का, भारतीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र था, जो प्रमुख कार्यक्षेत्र थे वो 6 थे, जिनकी हम बता दे रहे हैं। पहला काम इसको क्या करना था, इसका काम जो भारतीय शिक्षा आयोग का निश्चित किया गया था, यानी हंटर आयोग का जो काम निश्चित किया गया था, उसमें पहला काम क्या था, 1854, पहला नंबर 1854 का जो 4 सूत्र का घोषणा पत्र है उसका किस हद तक पालन किया गया है तथा उसमें क्या परिवर्तन होना जरूरी है। जो 1800, ये पहला काम था कि जो 1854 में 4 सूत्र का घोषणा पत्र आया था शिक्षा पर, उस घोषणा पत्र का कहाँ तक पालन किया गया, जो उसमें चीजें कही गई थी, और क्या इसमें परिवर्तन जरूरी है, उस घोषणा पत्र में क्या परिवर्तन किया जा सकता है जिससे कुछ नया आ जाए। ये पहला था। दूसरा था नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की स्थिति भारत में क्या है और इसका कैसे विकास किया जा सकता है। दूसरा कार्यक्षेत्र था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है और कैसे इसके सुधार किया जा सकता है, कैसे इसका विकास किया जा सकता है, ये कार्यक्षेत्र था। तीसरा इसका कार्यक्षेत्र था माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। क्या माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, इससे प्राथमिक शिक्षा कमजोर हुई है, ये चीज, ये तीसरा कार्यक्षेत्र था। चौथा कार्यक्षेत्र था जो राजकीय विद्यालय हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी क्या भूमिका है शिक्षा में। जो सरकारी स्कूल हैं, राजकीय विद्यालय हैं, उनकी शिक्षा में क्या भूमिका है, ये चौथा कार्यक्षेत्र था। पांचवा कार्यक्षेत्र जो था कि मिशनरी स्कूल, जो ईसाई मिशनरियों द्वारा स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, उनकी भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या भूमिका है और सरकार की नीति उनके लिए क्या होनी चाहिए, ये पांचवा कार्यक्षेत्र था। और छठा कार्यक्षेत्र था व्यक्तिगत प्रयासों के, भारत में जो व्यक्तिगत प्रयास हैं उनके द्वारा संचालित विद्यालयों की क्या भूमिका है और कैसे इनको और बेहतर बनाया जा सकता है। ये मोटा मोटा 6 कार्यक्षेत्र थे। पहला 4 सूत्र के घोषणा पत्र 1854 का किस सीमा तक पालन किया गया और इसमें क्या परिवर्तन की जरूरत है। दूसरा कार्यक्षेत्र था कि प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है, इसमें कैसे कितना सुधार किया जाने की जरूरत है और इसके विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये दूसरा था। तीसरा था कि माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर क्या अधिक ध्यान दिया गया है जिससे प्राथमिक शिक्षा कमजोर हुई है। और चौथा जो था कि राजकीय स्कूल जो है, जो सरकारी स्कूल हैं शिक्षा में, उनकी क्या भूमिका है और उनके लिए क्या नीति होनी चाहिए। जो पांचवा था कि जो मिशनरी स्कूल हैं, जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा संचालित स्कूल हैं, उनकी शिक्षा में क्या भूमिका है और उनके लिए सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। और जो छठा था वो ये था कि व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा संचालित, जो व्यक्तिगत प्रयास हैं उनके द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं, उनकी क्या भूमिका है और उस पर सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। ये 6 कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से थे जिन पर भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी थी, कार्य करना था। मार्च 1883 में इन पर एक विचार विमर्श करके सारी खोजबीन करके रिपोर्ट तैयार की गई, जो 770 पृष्ठों की एक बृहद दस्तावेज था, जिसको 1883 में, मार्च 1883 में भारत सरकार को सौंप दिया गया। उसमें क्या कहा गया था, सबसे पहले वुड के घोषणा पत्र के बारे में उसमें क्या सुझाव दिया गया था। नंबर 1, वुड के घोषणा पत्र के बारे में आयोग के सुझाव, ये पहला है हेडिंग, वुड के घोषणा पत्र के बारे में आयोग के सुझाव। तो इसके बारे में सुझाव देते हुए आयोग ने क्या कहा, नंबर 1, वुड के घोषणा पत्र का समर्थन किया और बताया कि इसका क्रियान्वयन निष्ठा के साथ नहीं हुआ है। आयोग ने कहा कि जो वुड का घोषणा पत्र था ये बहुत अच्छा था, लेकिन इसका क्रियान्वयन
ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक नहीं किया गया है। ये उठ के घोषणा पत्र के बारे में पहला सुझाव था। दूसरा सुझाव था इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, उसके बारे में बताया। पहला, प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर छोड़ दिया जाए। ये कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है इनका उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय जो जिला पंचायत, जिला परिषद, इस तरह के विद्यालय संचालित हो रहे हैं, इनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी इनके स्थानीय निकायों को छोड़कर सौंप दिया जाए। माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थाओं और संगठनों पर छोड़ दिया जाए। और इसके साथ साथ भारत सरकार जो सरकार है वो सहायता अनुदान प्रणाली के लिए उदार नीति अपनाए। ये उनके घोषणा पत्र के बारे में सुझाव दिया। फिर दूसरा था प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए इस घोषणा पत्र में? इसमें कहा गया है नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए। जो प्रांतीय सरकारें होंगी उन्हें कुल व्यय का 1/2 या 1/3 भाग अनुदान के रूप में देंगी। ये कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय निकाय, हमने अभी बताया ना, स्थानीय निकाय, जिला पंचायत, जिला परिषद या इस तरह से लोकल जो निकाय होते हैं उनको जिम्मेदारी दी जाए कि आप प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें। और जो राज्य सरकारें हैं, प्रांतीय सरकारें हैं, ये जितना भी खर्चा आए उसका 1/2 भाग या 1/3 भाग अनुदान के रूप में स्थानीय निकायों को इन विद्यालयों के संचालित करने के लिए, प्राथमिक विद्यालयों के संचालन के लिए दें। दूसरा, इसके बारे में कहा गया प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में उन्होंने कहा, आयोग ने कहा कि पहला उद्देश्य होना चाहिए जन शिक्षा का प्रसार, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शिक्षा पहुंचाई जाए, प्राथमिक शिक्षा का पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा का व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। पहला उद्देश्य जन शिक्षा का प्रसार और दूसरा व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारा व्यवहारिक जीवन है, व्यवहारिक मतलब हमेशा काम आने वाली जो चीजें हैं उनकी शिक्षा हमको दी जाए, व्यवहारिक जीवन की शिक्षा दी जाए। प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या के बारे में आयोग ने बताते हुए कहा कि पाठचर्या में जो प्रांत की स्थिति हो, जो प्रदेशों की स्थिति हो, उनके अनुकूल पाठचर्या बनाई जाए। प्रांतीय भाषा, गणित, विज्ञान, बही खाता, इनका ज्ञान कराया जाए और अन्य चीजें जो रखी जाए वो स्थानीय मांगों के अनुसार हो, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हो। फिर कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, जो ट्रेन्ड टीचर हैं ऐसे टीचरों की नियुक्ति की जाए और विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में एक विद्यालय हो, प्रत्येक विद्यालय निरीक्षक के क्षेत्र में एक विद्यालय हो जो प्राथमिक शिक्षा के टीचरों के ट्रेनिंग के लिए हो, उनके प्रशिक्षण के लिए हो। और देसी विद्यालय हैं, जो स्थानीय विद्यालय हैं, लोकल विद्यालय हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्राथमिक शिक्षा के बारे में सुझाव था। फिर माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या सुझाव दिया आयोग ने? माध्यमिक शिक्षा के बारे में आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा का भार जो है वो समाज के कुशल और धनी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। जहां स्कूल ना हो या जहां इस तरह के लोगों की व्यवस्था ना हो वहीं सरकारी स्कूल खोले जाए। जहां व्यक्तिगत प्रयासों से विद्यालय ना खुले हों या विद्यालय ना हो, वहीं पर केवल सरकारी विद्यालय खोले जाएं। और ये सरकारी जो विद्यालय हो जिले में एक से अधिक ना हो, एक जिले में एक हो सरकारी विद्यालय। फिर जो माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में आयोग ने बताते हुए कहा कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य सामान्य जीवन की तैयारी, सामान्य जीवन की तैयारी, और दूसरा उद्देश्य उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी। ये माध्यमिक शिक्षा के दो उद्देश्य बताए आयोग ने, पहला सामान्य जीवन की तैयारी और दूसरा उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी, एक उद्देश्य बताया। पाठचर्या माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या के बारे में बताते हुए आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या में पाठचर्या दो तरह से डिवाइड हो, आ और बा। माध्यमिक शिक्षा की पाठचर्या आ और बा में बटे हुए हो। आ में
व्यवसायिक विषय पाठचर्या आ में साहित्यिक विषय रखे जाए और या उनके लिए हो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अंग्रेजी अनिवार्य हो। और बा में आ में क्या लिखा जाए, साहित्यिक विषय रखे जाएं और ये उनके लिए हो जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो और यहाँ पर अंग्रेजी अनिवार्य हो। और बा में जीवनोपयोगी विषय रखे जाएं, पाठचर्या बा में जीवनोपयोगी विषय रखे जाएं जो जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा लेने के बाद कोई रोजगार करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, इनको पाठचर्या बा में रखा जाए। इनके लिए बा पाठचर्या हो जिसमें जीवन में काम आने वाली जीवनोपयोगी विषयों को रखा जाए, व्यवसायिक विषयों को रखा जाए जिसकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। और माध्यमिक शिक्षा का माध्यम जो हो वो अंग्रेजी भाषा हो। और यहाँ भी शिक्षक प्रशिक्षण की बात कही गई कि माध्यमिक शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए, उनके लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाए। फिर उच्च शिक्षा के बारे में आयोग के भारतीय शिक्षा आयोग के क्या सुझाव थे। उच्च शिक्षा के बारे में बताया कि माध्यमिक शिक्षा की तरह ही उच्च शिक्षा को भी समाज के कुशल एवं धनी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए, वो विद्यालय स्थापित करें और इसके साथ साथ उनका संचालन करें और वही उच्च शिक्षा विद्यालय खोले जाएं, उच्च शिक्षा केंद्र खोले जाएं जहां पर व्यक्तिगत प्रयासों से न खोले जाएं, बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा की ही तरह सुझाव दिया। और उच्च शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य में पहला उद्देश्य जो है उच्च शिक्षा का उच्च ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा नैतिक उत्थान, प्रकृति धर्म और मानव धर्म का ज्ञान, तीसरा नागरिक कर्तव्यों का ज्ञान और चौथा विशेषज्ञों का निर्माण। ये चार उद्देश्य उच्च शिक्षा के आयोग ने बताए। फिर से सुन लीजिए, उच्च शिक्षा के उद्देश्यों को बताते हुए आयोग ने कहा कि पहला उद्देश्य उच्च ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा उद्देश्य नैतिक उत्थान, प्रकृति धर्म, मानव धर्म का ज्ञान, तीसरा उद्देश्य नागरिकों के कर्तव्यों का ज्ञान, नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए इसका ज्ञान कराया जाए, और चौथा उद्देश्य जो उच्च शिक्षा का आयोग ने बताया वो विशेषज्ञों का निर्माण, ऐसे लोगों का निर्माण करें जो जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र के वो स्पेशलिस्ट हो, उस क्षेत्र के वो विशेषज्ञ हो। उच्च शिक्षा के पाठचर्या के बारे में बताते हुए आयोग ने कहा कि इसकी पाठचर्या व्यापक की जाए, इसमें लगभग सभी विषयों को सम्मिलित किया जाए और नैतिक शिक्षा यहाँ पर अनिवार्य किया जाए। तो उच्च शिक्षा का माध्यम आयोग ने अंग्रेजी भाषा को ही रखा। और शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में, उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में आयोग ने कहा कि जो यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं, ऐसे भारतीयों को उच्च शिक्षा में शिक्षक रखने में वरीयता दी जाए। फिर स्त्री शिक्षा के बारे में बताते हुए आयोग ने क्या कहा, यहाँ पर कहा स्त्री शिक्षा के बारे में, नंबर 1, बालिकाओं के लिए आवश्यकता अनुसार अलग से विद्यालय खोले जाएं। ये स्त्री शिक्षा के बारे में पहला सुझाव था कि बालिकाओं के लिए जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से अलग विद्यालय खोले जाएं। दूसरा, बालिका विद्यालय को अनुदान दिया जाए उसके नियम सरल बनाए जाए। बालिका विद्यालयों को जो अनुदान दिया जाए उसके नियम जो थे वो सरल किए जाएं। ये दूसरा सुझाव दिया स्त्री शिक्षा के बारे में। तीसरा सुझाव दिया कि निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। स्त्री शिक्षा जो हो वो पूर्णतया निःशुल्क हो और उनको छात्रवृत्तियां दी जाए। चौथा सुझाव जो दिया स्त्री शिक्षा के बारे में वो था कि महिला शिक्षिकाओं एवं निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। कोशिश की जाए, ये कहा गया कि कोशिश की जाए कि जो बालिका विद्यालय हो उसमें केवल महिला शिक्षिकाओं को रखा जाए और जो उनके निरीक्षक हों, बालिका विद्यालयों के निरीक्षक हों, वो भी महिलाएं ही हों। और पांचवा सुझाव स्त्री शिक्षा के बारे में देते हुए आयोग ने कहा कि अलग से शिक्षा प्रगति की रिपोर्ट दी जाए। जो स्त्री शिक्षा के विद्यालय हैं उनके लिए स्त्री शिक्षा के अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए कि क्या स्थिति है। इसके साथ साथ रिपोर्ट के अनुसार तत्काल कदम उठाए जाए, उनके सुधार के लिए प्रयास किए जाए। फिर मुस्लिम शिक्षा के बारे में आयोग के सुझाव। मुस्लिम शिक्षा के बारे में भी आयोग ने
सुझाव दिया। मुस्लिमों की शिक्षा की स्थिति जो थी बहुत दयनीय थी। इसके बारे में सुझाव देते हुए आयोग ने कहा कि नंबर 1, अलग से स्कूल खोले जाएं इनके लिए और इनको प्रोत्साहित किया जाए, जैसे बढ़ चढ़कर वो विद्यालयों में सम्मिलित हों, प्रवेश लें, पढ़ाई करें और इनके लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए मुस्लिम शिक्षा के बारे में। दूसरा सुझाव दिया कि अलग स्कूल खोलने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, जो मुस्लिम शिक्षा के विद्यालय खोल रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, उनको अनुदान दिया जाए। तीसरी बात उन्होंने कही मुस्लिम शिक्षा के बारे में आयोग ने कही कि अलग से वार्षिक रिपोर्ट, प्रगति की रिपोर्ट इसकी भी अलग से दिखाई जाए कि क्या स्थिति है, कितना हम बढ़ रहे हैं, कितना सुधार करने की और जरूरत है। मुस्लिम शिक्षा के बारे में था। फिर पिछड़ी और निम्न जातियों की शिक्षा के बारे में जो आयोग ने सुझाव दिया, पिछड़ी और निम्न जातियों के शिक्षा के बारे में भारतीय शिक्षा आयोग ने सुझाव देते हुए कहा कि नंबर 1, बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रवेश दिया जाए, ऊंच नीच, अमीर गरीब किसी तरह का भेदभाव किए बिना सभी को समान अवसर दिए जाएं, समान रूप से प्रवेश दिए जाएं। ये पहला सुझाव था। पिछड़ी और निम्न जाति यानी SC ST और OBC के लिए सुझाव था। दूसरा जो सुझाव दिया कि अलग से स्कूल खोले जाए इनके लिए, इन बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाए, इन बच्चों के छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाए। और तीसरा सुझाव जो था कि यथासंभव जो पिछड़ी व निम्न जातियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यालय हैं, इसमें यथासंभव कोशिश की जाए कि इन्हीं जातियों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। ये अब बताया पिछड़ी व निम्न जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए। फिर धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा के बारे में आयोग ने क्या बताया? धार्मिक शिक्षा के बारे में सुझाव देते हुए आयोग ने कहा नंबर 1, सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी स्कूल जो होंगे उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, पहला सुझाव था। दूसरा सुझाव था धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों को अनुदान देते समय उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को देखा जाए। जो धार्मिक शिक्षा देने वाले विद्यालय हैं, जो व्यक्तिगत प्रयासों से चलाए जा रहे हैं, उनको अनुदान देते समय उनकी शिक्षा की उपलब्धियां, उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को देखा जाए। फिर बात की जाती है पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा। पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा के बारे में सुझाव दिया आयोग ने कहा कि नंबर 1, सरकार स्वयं स्कूल खोले। जो पिछड़े क्षेत्र हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ऐसे क्षेत्रों में सरकार स्वयं स्कूल खोले, किसी के सहारे न रहे। दूसरा सुझाव था कि शिक्षा व्यवस्था करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। जो ऐसे क्षेत्रों में विद्यालय खोलते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। तीसरा सुझाव था कि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाए। ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां की जो भाषा हो, लोकल भाषा हो, उस भाषा में वहां के बच्चों को शिक्षा दी जाए। चौथा था कि सभी स्तरों पर, इन क्षेत्रों में सभी स्तरों पर शिक्षा निःशुल्क हो और छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाए। ये पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा थी। फिर है ईसाई मिशनरियों की भूमिका। ये भी कहा गया था ना कि ईसाई मिशनरियों की एक 5वां कार्यक्षेत्र जो बताया गया था वो यही था कि भारत में ईसाई मिशनरी स्कूल जो चल रहे हैं उनकी क्या भूमिका है और उनके लिए सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। क्योंकि ईसाई मिशनरी 1854 के वुड के घोषणा पत्र के बाद लगातार वहां मांग कर रहे थे इंग्लैंड में, क्योंकि वुड के घोषणा पत्र में उनका शिक्षा का एक अधिकार जो था वो खत्म कर दिया गया था। तो वो फिर से लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे। तो एक पॉइंट ये भी कार्य क्षेत्र में रखा गया था कि ईसाई मिशनरी जो विद्यालय चल रहे हैं इनकी क्या भूमिका है और इनके लिए सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। इसके बारे में आयोग ने जो सुझाव दिया ईसाई मिशनरियों की भूमिका के बारे में, उन्होंने बताया कि नंबर 1, किसी भी स्थिति में भारतीयों की शिक्षा का भार ईसाई मिशनरियों पर न छोड़ा जाए। ये आयोग ने कहा, भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा कि किसी भी स्थिति में, परिस्थितियां चाहे जो हो, भारतीयों की शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी ईसाई मिशनरियों को न दी जाए, इनके ऊपर न छोड़ा जाए। नंबर 2, इनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों तथा भारतीय स्कूलों में भेदभाव न किया जाए। जो ईसाई मिशनरियों के विद्यालय चल रहे हैं उनके विद्यालयों और जो भारतीय विद्यालय चल रहे हैं इनके विद्यालयों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए।
तीसरा जो सुझाव दिया ईसाई मिशनरियों के भूमिका के बारे में कि दोनों में किसी को प्रोत्साहित करना हो, एक तरफ ईसाई मिशनरी वाले विद्यालय हो, एक तरफ भारतीय विद्यालय हो, दोनों में अगर किसी को प्रोत्साहित करने की बात आए अगर, तो सबसे पहले भारतीय विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जाए, ईसाई मिशनरियों को बाद में। उन्होंने कहा कि दोनों में किसी को प्रोत्साहित करना हो तो वो भारतीयों को किया जाए, भारतीय विद्यालयों को किया जाए, ईसाई मिशनरियों को प्रोत्साहित ना किया जाए। ये आयोग ने जो कुछ प्रमुख बिंदुओं पर सुझाव दिए थे वो था। ठीक, इससे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने की बात की। तो वो कौन सा आयोग था? वो भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको हंटर कमीशन के नाम से जानते हैं, हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को सौंपने की बात कही थी। और दूसरी चीज पूछा गया है कि हंटर आयोग ने सबसे ज्यादा किस शिक्षा पर ध्यान दिया? तो हंटर आयोग ने सबसे ज्यादा प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। इस समय कुछ प्रमुख जो काम हुए थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। 1886 में आर्य समाज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसको हम कहते हैं DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना 1886 में लाहौर में की थी। और 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ये कुछ संक्षिप्त सा परिचय था भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर आयोग 1882-83 का। लॉर्ड रिपन ने जो उस समय के 1880 में भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए थे, लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। और वायसराय की तत्कालीन काउंसिल के जो सदस्य थे सर विलियम हंटर, उनको इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इसको हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग में कुल 20 सदस्य रखे गए थे। 20 सदस्य में 7 भारतीय थे। ये पहला आयोग था जिसमें 7 भारतीयों को नेतृत्व दिया गया था, भारतीयों को इसमें सम्मिलित किया गया था। और ये 770 पृष्ठों का एक बृहद दस्तावेज था जिसने वुड के घोषणा पत्र पर अपना सुझाव दिया, प्राथमिक शिक्षा पर अपना सुझाव दिया, माध्यमिक शिक्षा पर अपना सुझाव दिया, उच्च शिक्षा पर अपना सुझाव दिया, स्त्री शिक्षा पर सुझाव दिया, मुस्लिम शिक्षा पर सुझाव दिया, पिछड़ी जाति और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा पर सुझाव दिया, पिछड़े क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा पर सुझाव दिया, ईसाई मिशनरियों की भूमिका पर अपने आप सुझाव दिया और धार्मिक शिक्षा पर अपना सुझाव दिया। और जो इसका निष्कर्ष निकला, जो ईसाई मिशनरी लगातार 30 साल से मांग कर रहे थे उन चीज़ों को लेकर कि हमको उसमें रखा जाए, हमको पूरी छूट दी जाए भारत में शिक्षा व्यवस्था के प्रचार प्रसार करने की, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की, मिशनरी विद्यालय खोलने की, प्रचार प्रसार करने की, वो उनके लिए ये आयोग भी कुठाराघात ही साबित हुआ, क्योंकि इस आयोग ने उनको किसी भी प्रकार से कोई छूट नहीं दी। तो ये था इसकी कमी कह सकते हो कि इसने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के को अंग्रेजी माध्यम से ही देने की बात की, अंग्रेजी यहाँ अनिवार्य रखा, ये इसकी कमी थी, जैसे वुड के घोषणा पत्र में कहा गया था। लेकिन इसने प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया, ये इसकी उपलब्धि थी। ठीक, और एक दूसरी उपलब्धि ये थी कि पहली बार भारतीयों को इसमें रखकर उनके भी सुझाव, आयोग के सदस्यों के रूप में रखकर उनके भी सुझाव लिए गए थे। धन्यवाद। अगली किसी फिर क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।